गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फाइनली फ्रेश होके निकल रहे हम अपने आगे के सफ़र पे। तो मिलते हैं आपको डायरेक्ट रोड पे। लेके प्रभु का नाम कर दिया हमने शुरू अपना काम, निकल पड़े अपने आगे के सफ़र पे। बिना कोई समय बर्बाद किए हमने अपने आगे के सफ़र को जारी रखा। इस चक्कर में हमने नाश्ता भी नहीं किया, तो सोचा था कि आगे जाके कर लेंगे, लेकिन रास्ते को देखते हुए हमें अफसोस होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि देखिए बाइक का आधा टायर लगभग डूब चुका है और बाइकर्स को पता ही है कि पिलियन राइडर की हालत क्या होती है। इस टाइम पे पूरा कीचड़ से लथपथ हो जाता है पीछे वाला राइडर। तो छोड़ो, रात गई बात गई। महाराजा गुलार सिंह चौक से होके जाते हुए हम अपना आगे का सफ़र जारी रखते हुए पहुंच चुके हैं हम जम्मू हाईवे पे। देखते हैं यहाँ से अब कितना टाइम लगता है हमको अपनी आगे की डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। जिस बात का डर था वही हुआ। एक तरफ से ब्रिज टूट चुका है पूरी तरह से, तो हमको यहाँ से आना पड़ रहा है। अब थोड़ा ज़्यादा पानी है। थोड़ा बहुत कष्ट करने के बाद निकल चुके हैं। अभी बहुत एरिया पार करना है। 2-3 जगह पॉइंट है, क्योंकि इस सामने वाला ब्रिज पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, तो सारा ट्रैफिक इन्होंने बाईपास कर दिया है, तो यहाँ से जाना पड़ रहा है अब। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स आ चुकी है हमारी हेल्प करने। अरे मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं किसके थे, मोदी जा रहा है या पप्पू जा रहा है, कोई पता नहीं। तो बारी अब मेरी सामने जाने की। सर तो चले गए, वो है वहाँ पे। जा रहा मैं अभी पैदल पैदल इनकी तरफ, पर क्या मज़ा आ रहा है कसम से। इतनी गर्मी के बाद हल्के गर्म पानी में चल के बहुत ही मज़ा आ रहा है, पैरों को भी आराम मिल रहा। बट जो बाइकर्स हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत आ ही रहा है ये सफ़र, क्योंकि उनके जूते वगैरह सब कुछ भीग जाते हैं, तो ऐसी दिक्कतें आती है ऑफ रोडिंग में। तो ये है दिक्कत। और वो देखिए अभी हमको ये भी पार करना है, उनके लिए थोड़ा सा टफ है बाइकर्स के लिए, क्योंकि उनके जूते पूरे भीग चुके हैं मेरे साथी के। तो क्या ही कर सकते हैं, अब किस्मत के आगे मजबूर है, जाना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधे दूसरी तरफ। देखिए मेरी सलाह मानो तो जब भी आप ऐसे ट्रिप पे निकलो तो खाना खा के निकलो, क्योंकि हमारी हालत अभी ऐसी थी, हमने खाना खाया नहीं था, जिस वजह से इतनी हैवी बाइक को संभालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। तो हमें लोकलों के हाथ में देनी पड़ी, क्योंकि इनको टैक्टिक्स पता होती हैं। जैसे कि ये देखो, फॉर एग्जांपल निकल गया बंदा, और वैसे ही इन भाई साहब ने भी हमारी हैवी बाइक को जैसे तैसे निकाल दिया यहाँ पे 2-3 बंदों के हाथों के सहारे। और हमारे जो मेन पायलट थे उनके जूते पूरी तरह से इस टाइम भीग चुके थे, और लोअर भी, तो थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो चुके थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे फंसे थे। तो फाइनली रात की सांस आई, क्योंकि यहाँ से निकल चुके थे। फाइनली पहुँच चुके हम दूसरी साइड लगभग 1 घंटे के बाद। जूते पड़ते 2 बार नहा गए। लोगों को सामना करना पड़ रहा है दिक्कतों का। अब चलते हैं आगे की तरफ, खाना खा लेते, थोड़ा एनर्जी चाहिए। बाइकर्स के साथ ये दिक्कत हो रही है, देखो जैसे ही इनके साइलेंसर में पानी जा रहा है तो बाइक वहीं की वहीं रुक रही है। ऊपर है अपना साइलेंसर, ऊपर का तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लोगों की मदद से पहुँच चुके हैं दूसरी साइड। इस थका देने वाले प्रोसेस के बाद हमारा एक ही टारगेट था, हमें जल्दी से जल्दी नाश्ता करना था, क्योंकि एनर्जी चाहिए थी और थक भी चुके थे काफ़ी। वहाँ पे लगभग 1 घंटे से वहाँ पे जूझ रहे थे उस सिचुएशन में।
हाईवे पे तो पहुंच चुके थे हम, लेकिन इसके बाद भी हमारे सामने कुछ मुश्किलें आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कोई ढाबा, दुकान, होटल, रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं था यहाँ पे। अब एक और मुश्किल आ गई थी हमारे सामने। जैसे ही मुश्किल आई तो संकट मोचन जी हमारे सामने आ गए। अब जैसे इनके दर्शन हमको हुए तो हमको खाना भी मिल गया और कपड़े भी सूख गए, जूते भी सूख गए, सब कुछ सही हो गया। इनका नाम ही बस काफ़ी है। सो फाइनली खाना खा के थोड़ी जान आई शरीर में, तो पहुंच चुके हम अभी पठानकोट जम्मू एक्सप्रेस हाईवे पे, और अपने आगे के सफ़र को जारी रखते हुए। क्या ही हाईवे, कसम से दिल खुश हो गया, थोड़ी देर के लिए था। सो इसी बीच पहुंच चुके हम अपने लिंक टनल्स के ग्रुप के पास। यहाँ पे लगभग 4 से 5 टनल हैं, तो ज़्यादा क्या ही दिखाऊँ, इनको शॉर्ट में दिखाता हूँ ताकि आप भी बोर ना हो। सबसे बड़ी टनल ये थी, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लगा, ज़्यादा 1.5 मिनट। तो फिर से अपनी धन्नो मेन हाईवे पे आती हुई, क्या ही नज़ारे थे यहाँ पे। ऊपर से धूप भी पूरी खिल चुकी थी और बादल सारे हट गए थे, तो बहुत ही सुंदर नज़ारे थे यहाँ के। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो आंखें कैप्चर कर सकती हैं वो कैमरा नहीं कर सकता, तो कभी खुद जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। सो भाई लोग, आपको एक कमाल की चीज़ दिखाते हैं। यहाँ देखिए, ये सामने जो ऊपर आपको पहाड़ों के बीच में वाइट वाइट दिख रहा है, ये वैष्णो माता का मंदिर है। तो जो भी भक्तजन है कृपया नमस्कार कर लें, दर्शन कर लें। धन्यवाद। सो हमको एक भाई मिल गया था अपना, तो इसके साथ थोड़ा थोड़ा मजाक किया जा रहा था। कभी ये आगे तो कभी हम आगे, कभी हम पीछे तो कभी ये पीछे। तो कुल मिला के अच्छा सफ़र रहा इसके साथ भी। सो लगभग थर्ड टाइम दोनों में पेट्रोल भरवाया हमने और चल पड़े अपने आगे की सफ़र की ओर, जो कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, तकरीबन आधे घंटे का। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इतनी सुंदर सुंदर जगह है यार ये, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी टनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल आने वाली है, जिसे चेनानी नासरी टनल भी कहा जाता है। दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। और ये बिल्कुल हम पहुँच चुके हैं उसके मेन गेट की तरफ, और ये टोल हमको पास करना पड़ेगा। सबसे खास बात बाइकर्स के लिए ये होती है कि आप साइड से निकल जाते हो बिना कोई टोल बोल दिए, और आपको ये गार्ड पहले ही बोल देते कि साइड से निकल जाओ। सो बाइकर्स को ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता है और आप लोग सीधे चले जाते हो। तो ये लो भाई लोग, हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के अंदर, जो कि दुनिया की 6th सबसे ब्यूटीफुल और लंबी टनल्स में एक है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कुछ देर में। सो ये देखिए, लाइटनिंग देखो यार, कितनी ही प्यारी है ये। जैसा कि कुछ और टनल्स में होता है ना कि भी लाइट देख के आप लोगों को नींद आ जाती है। अब जो लोग फॉर एग्जांपल जो लोग आउट टनल से पहले गए हो, उनको याद रहेगी कि वहाँ पे कैसी येलोइश लाइट थी और वहाँ पे थोड़ी देर में नींद आ जाती थी आपको। पर यहाँ पे हर एक 100 मीटर के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बस रास्ता ख़त्म होने वाला है और आप बाहर होंगे। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे लगभग हमको 9 मिनट का समय लग गया। फिर भी हमारी स्पीड यहाँ पे मतलब 70 से 80 के बीच में हमारी स्पीड थी, तब भी हमको यहाँ पे लगभग 9 मिनट का समय लग गया इस टनल में। तो आप लोगों को मैं कुछ जानकारी इस टनल की बता दूं। ये टनल पटनी टॉप से लेके उधमपुर तक बनी है, तो लगभग ये 9.028 किलोमीटर की है। और एक खास बात बताऊं आपको कि जो अटल टनल है वो 8.8 किलोमीटर की है। ये टनल NH44 पे बनी हुई है और इस टनल का काम 2011 में स्टार्ट हुआ था। आपको जान के हैरानी होगी कि 2017 में जाके ये टनल कंप्लीट होगी।
तो लगभग इस टनल को बनने के लिए 6.5 साल से ज़्यादा टाइम लग गया था और ये इंडिया की सबसे लंबी टनल है। तो इसके बनने से जम्मू टू कश्मीर का गैप कम से कम 30 किलोमीटर का कम हुआ है। और जो इस टनल को खास बनाती है वो ये है कि हर 300 मीटर के बाद इसमें क्रॉस पैसेजेस बनाए गए हैं और लगभग 29 क्रॉस पैसेजेस आते हैं इस पूरी टनल में और हर 8 मीटर पर इनलेट दिए गए हैं ताकि बाहर की जो फ्रेश एयर है वो अंदर आ सके। इवन गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है उसके बिल्डअप को रोकने के लिए हर 100 मीटर पे एग्जॉस्ट आउटलेट भी बनाए गए हैं ताकि अंदर का गंदा जो धुआं रहता है वो बाहर चला जाओ। और हर पैसेंजर के लिए खास बात यह है कि पैसेंजर की सेफ्टी के लिए भी हर 150 मीटर पे SOS बॉक्सेस लगाए गए हैं जिससे टनल कंट्रोल रूम को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इस टनल को बनाने के लिए लगभग 3,720 करोड़ का बजट खर्च कर दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो भाई इतना तो लाजमी है यार, इतने पैसे खर्च हुए हैं तो एक बार टनल की ब्यूटी देखो। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई बेफालतू में खर्चा हुआ है इस टनल पे। हर 1 सेकंड की वैल्यू यहाँ पे जाके आपको पता लगती है। मैं सच बोलूँ तो मैंने इस टनल के मेन गेट से लेके इसके बिल्कुल एग्जिट तक पूरा हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था। मैं सोचा था कि ये टनल छोटी होगी क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था। सो जैसे जैसे रास्ता गुजरता गया मुझे पता लगता गया ये बहुत लंबी टनल है। लगभग 2 बार मैंने हाथ में एक्सचेंज किया फ़ोन लेफ़्ट टू राइट, बट मुझे दर्द वर्द कुछ नहीं हुआ क्योंकि जगह ही इतनी खूबसूरत थी। सो हल्का सा ज़िंदगी को फास्ट करते हुए इंडिया की बिगेस्ट टनल चेनानी नासरी टनल या कह लो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, आगे हम इसके अंतिम छोर तक फाइनली 10 मिनट के अंतराल के बाद फाइनली हम टनल से हो चुके हैं बाहर और सांस आई थोड़ी। देख रहे हो चिनाब नदी कितने उफान पे है और ये लेफ्ट साइड में कितना ही नुकसान हुआ है और राइट साइड में देख के तो आहा क्या ही मज़ा आता है। सो टनल का मोह छोड़ते हुए हम पहुंच चुके हैं इंडिया की सबसे डेंजर साइट पे, या कह लो ट्रक रैली स्पोर्ट्स में या फिर ट्रक ड्रैग रेसिंग में। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ये हॉर्न बार बार क्यों मार रहे हैं। तो भाई लोग आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे अगर आप हॉर्न नहीं मारोगे तो ये ट्रक वाले आपको कुचल के आगे बढ़ जाएंगे और वो भी बिना कोई मर्जी के, क्योंकि हमको रास्ते में इतनी ज़्यादा भेड़ों की लाशें मिली और बड़े जानवर तो शायद नीचे खाई में फेंक दिए हो गए, पर भेड़ें जितनी मरी थी और उनको देख के तो हमें यही लगा कि हॉर्न बजाना यहाँ पे लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम हर एक ट्रक वाला ओवरटेक के चांस में रहता है। तो कृपया करके आप इन फ्यूचर कभी भी इस रास्ते पे जाएं तो हॉर्न मारते हुए चले, क्योंकि यहाँ पे आपकी जान से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कुछ भी नहीं है। सो फाइनली इस मौत के कुएं से निकल चुके हैं हम और पहुँच चुके हैं बनिहाल से लगभग 20-25 किलोमीटर पीछे। इस जगह की खास बात यह है कि ये जितनी ही ज़्यादा सुंदर है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक है। तो आप कभी भी इस रास्ते पे हो तो ज़्यादा स्पीड के चक्कर में ना रहें, स्लोली चले। बाकी आप लोगों की मर्जी और आप लोगों की किस्मत। तो पहुंच चुके हम बनिहाल से जस्ट पीछे, ये इनका कोई गांव था लोकल। सो कुछ ऐसा था गांव का नज़ारा।
और जाते जाते कुछ ऐसा नज़ारा था गांव से। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम, बनिहाल नज़दीक आता जा रहा है और खूबसूरती तो आप देख ही सकते हो कि क्यों ही पाकिस्तान कश्मीर चाहता है, जम्मू कश्मीर चाहता है दोनों, क्योंकि भाई इस ब्यूटी के लिए तो कोई भी देश लड़ जाए सच में। सो फाइनली आज की सेकंड लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचते हुए हम लोग, जो कि बनिहाल है। सो भैया अब लगी थी हमको भूख, तो हमने कुछ खाया पिया ताकि आगे के सफ़र के लिए फ्रेश हो सके और इसके बाद हमें किसी ब्रेक की ज़रूरत ना पड़े। सो दोस्तों, सुबह का सफ़र शुरू हुआ था हमारा पठानकोट से, तो पहुंच चुके हैं अभी हम बनिहाल जगह पे। और यहाँ से जाना है हमको श्रीनगर, तो लगभग 80 किलोमीटर का रास्ता और बचा है, शायद अंधेरा हो जाओ जाते जाते। तो यहाँ पे हमने कुछ खाया पिया, तो चलते हैं अपने आगे के सफ़र पे, जो कि शाम होते होते और भी खूबसूरत होता जा रहा था। और यहाँ पे ट्रक यूनियन की खास बात है कि दारलाघाट से ज़्यादा ट्रक है यहाँ पे। तो कोई हिमाचली दारलाघाट गया होगा तो उसको पता ही है कि दारलाघाट कैसी जगह है और वहाँ पे कैसी रोड की कंडीशन है। बट यहाँ देखो यार, ये तो जैसे फॉरेन कंट्री लग रही है। एक पल को तो यकीन ही नहीं हुआ कि भाई इंडिया भी ऐसी जगह हो सकती है कहीं पे। तो कुल मिला के इस सफ़र का करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और एग्जॉस्ट हो चुकी थी वही पुरानी चीज़ें देख देख के। तो इस सफ़र से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, हाँ, और कह सकते हो कि बहुत कुछ नया देखने को भी मिला। जैसे कि अपना ये बाला बेकली का गांव देख सकते हो आप। तो भैया आज की सेकंड टनल आ चुकी है, जिसका नाम है बनिहाल क्वाजिगुंड टनल। और ये टनल भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, जैसे कि पिछले वाली थी अपनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो देख सकते हो आप इस टनल की भी ब्यूटी, अंदर से सेम टू सेम है, डिटो कॉपी। तो मेरा ज़रा भी मूड नहीं था इस टनल को रिकॉर्ड करने का, थोड़ा बहुत मैंने कर लिया है फिर भी रिकॉर्ड इसको, क्योंकि पिछले वाली टनल में हमारी हालत हो गई थी ख़राब। हमने सोचा था कि 1-2 मिनट की टनल होगी, जिसमें लग गए थे हमको 10 मिनट। तो यहाँ पे ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हमने स्पीड दी थी लगभग 90 से 110 के बीच में हम चल रहे थे इस टनल पे, क्योंकि हमें जल्द से जल्द इस टनल को ख़त्म करना था। हमारा मेन मकसद अब यही रह गया था, पर हमारी उम्मीद से बेहतर ये टनल छोटी थी और जल्दी ख़त्म होगी, तो हमें भी अच्छा महसूस हुआ और निकल चुके हम टनल के दूसरे एंड पे। और यहाँ पे ब्यूटी देखो, श्रीनगर की ब्यूटी यार, क्या ही मौसम था। तो इस पल पे आके ऐसा लगा कि क्यों कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। तो आज यकीन हो गया ये सच में जन्नत है। अभी तो चलो शाम है, फिर भी तब भी ऐसा मौसम देखने को मिल रहा है, पर अगर सुबह होती तो क्या ही बात होती यार। पर चिंता का कोई विषय नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो शाम की जो ये लाइट पड़ रही थी ना, ये लाल बादल हुए थे, ये और भी खूबसूरत लग रहे थे। तो कुल मिला के शाम का मौसम भी कभी कभी इंसान को देख लेना चाहिए, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। सो शाम और आप लोगों के बीच में ना आते हुए मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ वीडियो को, एंजॉय कीजिए।
तो फंस चुके हैं भैया यहाँ पे। यहाँ पे CRPF का रेजिडेंशियल है, क्योंकि आजकल अमरनाथ यात्रा चली है तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो 4:30 बजे के बाद यहाँ से एंट्री दी नहीं जाती है बाहर के नंबरों को, एक्सेप्ट JK के नंबरों को। तो आज रात का स्टे हमारा यहीं पे CRPF के रेजिडेंशियल में। बाकी सुबह हमको अलाउ कर दिया जाएगा 6 बजे के बाद, क्योंकि 5:30 बजे यहाँ से इंडियन आर्मी का बड़ा कॉन्वे जाएगा, तो उसके बाद ही औरों को परमिशन मिलेगी जाने की। तो सुबह 6 बजे के लिए अलाउ कर देंगे। फ़िलहाल तो आज की रात यहीं पे है, जो भी है अब यही है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद या फिर सीधा कल सुबह। टिल देन गुड नाइट। सो जैसे ही हम एंटर हुए तो हमारा सामान हमसे ले लिया गया और इस वैनिटी के थ्रू गुजारा गया, ताकि उसमें देखा जा सके एक्सरे के थ्रू, और फिर हमको इस लकड़ी के जत्थे से गुजारा गया फॉर सिक्योरिटी पर्पस। और ये मेरी सबसे प्यारी चीज़, ये कहीं भी मिल जाती है मेरे को। सो कुछ इस तरह से आर्मी का रेजिडेंशियल अंदर से CRPF का। ये लेफ्ट और राइट साइड जो बिल्डिंगें दिख रही है आपको, इनमें रुकने के लिए पूरा प्रावधान किया गया था इनकी तरफ से, बिल्कुल निःशुल्क। इन्होंने हमसे 0 रुपये लिया और रात को जितने चाहे कंबल रजाई ले लो, कोई चार्ज ये नहीं करते हैं। और खाने का भी बिल्कुल निःशुल्क था सब कुछ, इवन लंगर लगा हुआ था। तो बहुत ही अच्छा लगा ये सब कुछ देख के। तो इस हॉल में हम रुके थे, यहाँ पे कोई भी नहीं था सिवाय हमारे 2 साथी राइडर्स के। ये भी हम लोगों को रास्ते में मिल रहे थे। ये फरीदाबाद से थे भाई लोग। क्या करें बेचारे, अब कंपनी से छुट्टी लेके आए हैं 4 दिन की, और काम पेंडिंग है इनका, तो काम भी करना पड़ेगा और राइडिंग तो बेचारे कर ही रहे हैं। ताज्जुब की बात है, ये भी हमारे पीछे पीछे चल रहे थे और इनको भी रोका गया CRPF के जवानों के द्वारा बाहर, और ये भी हमारी तरह फंस चुके हैं यहाँ पे। सुबह ही निकल पाएंगे 6 बजे। तो कुछ इस तरह से लगा था अमरनाथ सेवा संघ की ओर से लंगर CRPF के रेजिडेंशियल में। तो इसके बाद ज़्यादा क्या ही बोलूँ, पहले तो दर्शन किए शिव जी और उनकी पूरी फैमिली के, और उसके बाद किया हमने डिनर। और ज़्यादा क्या ही बोलूँ, व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस चक्कर में ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। सो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ आगे की वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।